नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत और आप देख रहे हैं हॉलीवुड हिंदी तड़का। दोस्तों, हाल ही में इंडिया में आईमैक्स पर 7 फरवरी को इंटरस्टेलर को री रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने। मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो मूवी को मिले हैं 8.7 आउट ऑफ 10। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी की एक ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूं जो इंटरनेट पर आज तक आई हिंदी एक्सप्लेनेशंस में सबसे ज्यादा डिटेल्ड हो। जिन लोगों ने इंटरस्टेलर नहीं देखी है या देखकर उन्हें समझ नहीं आई तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन इस मूवी को आसान कर देगी। और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे एनकरेज करेंगे आगे आने वाली वीडियोस को बनाने के लिए। विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत साल 2067 में होती है, जहां ह्यूमैनिटी के वजूद अब अपने आखिरी दौर में है। बढ़ते पोल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर्स के चलते धरती का एनवायरनमेंट अब काफी बदल चुका है। अब चारों ओर धूल भरी आंधियां चलने लगी हैं और इन आंधियों से बचने के लिए लोग मुंह पर मास्क पहनते हैं और घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके चीजों को उल्टा रखते हैं ताकि धूल उनमें ना जाए। ब्लाइट नाम की बीमारी ने पेड़ पौधों में इन्फेक्शन फैला दिया है और अब खाने लायक फसलें नहीं उग पाती। इंसान अब केवल मक्के की ही फसल उगा पा रहे हैं। देशों ने भी अपनी सेनाएं रखना बंद कर दिया है और अंतरिक्ष खोजों जैसी चीजों का अब कोई महत्व नहीं रह गया और इंसान अब सीमित संसाधनों के साथ जी रहा है। इसी मुश्किल हालातों में हमें हमारी कहानी के नायक जोसेफ कूपर को दिखाया जाता है, जो कभी नासा में टेस्ट पायलट हुआ करता था और अब नासा बंद होने के बाद वह अपने ससुर डोनाल्ड और 2 बच्चे टॉम और मर्फ के साथ फार्म पर रहता है और मक्के की खेती करता है। कूपर की पत्नी की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। एक सुबह कूपर अपने नासा के दिनों का एक ख्वाब देख रहा होता है, जिसमें उसका रेंजर जहाज किसी अननोन रीजन की वजह से क्रैश हो गया था। इतने में उसकी बेटी मर्फ उसे आकर जगा देती है और उससे पूछती है कि क्या उसने सपने में भूत देख लिया है। कूपर, जो कि साइंस पर बिलीव करने वाला इंसान है, मर्फ को कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और उसे वापस सो जाने के लिए कहता है। सुबह खाने की मेज पर मर्फ कूपर को लैंडर जहाज का मॉडल दिखाती है, जो उसकी किताबों की अलमारी से गिरने के बाद टूट गया था। मर्फ का भाई टॉम उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि जरूर इसकी अलमारी में रहने वाले भूत ने इसे तोड़ दिया होगा। इस पर मर्फ गुस्से से कहती है कि मैंने देखा है, वह भूत मेरी अलमारी से किताबें और सामान को फेंकता रहता है। इस पर कूपर वापस मर्फ को भूत जैसी बातों पर ना यकीन करने के लिए कहता है। मर्फ को नाराज होते देख कूपर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर उसे उसके कमरे में कोई भी चीज अजीब लगती है तो पहले वे उस चीज को रिकॉर्ड करे, फिर उसकी जांच करके किसी नतीजे पर पहुंचे। इसके बाद कूपर अपने दोनों बच्चों के साथ स्कूल में होने वाली पेरेंट्स मीटिंग के लिए निकलता है। रास्ते में मर्फ गाड़ी का गियर डालने की कोशिश करती है कि इतने में ही गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसे देख टॉम उसे मर्फीज लॉ कहकर चिढ़ाता है। मर्फ नाराज होकर अपने पिता से पूछती है कि आपने और मॉम ने मेरा नाम ऐसी चीज पर क्यों रखा जो बुरी मानी जाती है। कूपर मर्फ को समझाते हुए कहता है कि मर्फीज लॉ का मतलब यह नहीं कि कुछ बुरा होगा, बल्कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो सकता है वह होकर रहेगा। इसी बातचीत के दौरान कूपर को अपने सिर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है। कूपर जल्दी से अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर उस ड्रोन का पीछा करने लगता है। टॉम को स्टीयरिंग देकर कूपर अपने लैपटॉप और एंटीना से ड्रोन पर काबू पा लेता है और उसे नीचे उतार देता है। ड्रोन के पास पहुंचकर कूपर बच्चों को बताता है कि यह इंडियन एयरफोर्स का ऑटोमेटिक ड्रोन है, जो अपनी बेहतरीन बैटरी और सोलर सेल्स की वजह से दशकों तक ऊपर उड़ते रह सकते थे। और नासा की तरह ही इंडिया ने भी अपना डेली मिशन कंट्रोल 10 साल पहले बंद कर दिया था और यह ड्रोन तभी से ऊपर ही उड़ रहा था, पर ना जाने क्यों यह जमीन के इतना नजदीक उड़ने लगा। या तो सूरज की गर्मी से इसके सेंसर में खराबी आ गई है या यह किसी चीज को ढूंढ रहा है। मर्फ पूछती है कि अब वे उसके साथ क्या करने वाले हैं। इस पर कूपर कहता है कि इसकी बेहतरीन बैटरी और सोलर सेल सालों तक फार्म को बिजली मुहैया करा सकते हैं। मर्फ उस ड्रोन को छोड़ देने के लिए कहती है, जिस पर कूपर कहता है कि इसे भी हम सब की तरह हालातों के साथ अपने आप को बदलना सीखना होगा। इसके बाद कूपर बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच जाता है, जहां टॉम स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका है। टॉम का प्रिंसिपल कूपर को रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहता है टॉम बढ़िया फार्मर बन सकता है, पर कूपर टॉम की पढ़ाई जारी रखने की बात करता है। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि ना तो टॉम के नंबर इतने बढ़िया हैं कि उसे आगे भेजा जा सके और ना ही यूनिवर्सिटी के पास इतने संसाधन हैं कि वह इतने बच्चों को एडमिशन दे सके। इस पर कूपर कहता है कि तुम मेरे बेटे का भविष्य सिर्फ नंबरों की वजह से तय नहीं कर सकते। कूपर को बहस करता देख प्रिंसिपल कहता है कि तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो और एक ट्रेंड पायलट भी। कूपर आगे जोड़ता है
और इंजीनियर भी। इस पर प्रिंसिपल चिढ़ते हुए कहता है कि वेल, दुनिया को हवाई जहाजों या टेलीविजन की कमी ने नहीं, अनाज की कमी ने मारा था और हमें फ्यूचर में अच्छे किसानों की जरूरत होगी। इस पर कूपर प्रिंसिपल को आगे की बात करने पर रोक देता है। अब कूपर मर्फ की टीचर मिस हेनली से बात करता है, जहां टीचर कहती है कि मर्फ पढ़ने में अच्छी है पर पिछले कुछ दिनों से वह काफी मुश्किलें पैदा कर रही है। टीचर कूपर को एक किताब दिखाते हुए कहती है कि मर्फ स्कूल में ऐसी किताबें ला रही है जिनमें झूठी बातें लिखी गई हैं। दरअसल में वह किताब इंसान के चांद पर कदम रखने को लेकर होती है। इतना सुन कूपर हैरानी से टीचर से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें यह नहीं लगता कि हम इंसान कभी चांद पर गए थे? जिस पर टीचर कहती है कि यह एक कोरा झूठ था जिसे अमेरिकियों ने सोवियत संघ के संसाधन बर्बाद करने के लिए फैलाया था ताकि चांद पर पहुंचने की दौड़ में रूसी बेवजह की मशीनों पर पैसा बर्बाद कर दें। और अगर हम चाहते हैं कि हम 20वीं सदी की गलतियों को न दोहराएं तो हमें अपने बच्चों को इस प्लेनेट यानी धरती के बारे में सिखाना होगा, न कि इसे छोड़ने की कहानियों के बारे में। इस बेहुदा बात को सुनकर कूपर कहता है कि उन्हीं बेकार मशीनों में उन्होंने एक मशीन MRI भी बनाई थी और अगर कोई मशीन आज बची होती तो डॉक्टर मेरी बीवी के दिमाग में ट्यूमर का पता लगा लेते उसके मरने से पहले और आज वे जिंदा होती और मेरी जगह यहाँ बैठकर तुम्हारी बेहुदा बातें सुन रही होती। इस पर टीचर कहती है कि इस चांद पर लैंडिंग वाली बात से मर्फ ने अपनी कई क्लासमेट्स के साथ लड़ाई की और इसलिए हमने आपको यहाँ मीटिंग में बुलाया है। इसीलिए आपको मर्फ को समझाने के बारे में कुछ करना होगा। पर कूपर उल्टा यह कहता है कि मैं कल मर्फ को उसका पसंदीदा बेसबॉल का गेम दिखाने ले जाऊंगा। इस पर स्कूल मर्फ को सस्पेंड कर देता है। स्कूल से बाहर आने पर कूपर को डोनाल्ड का रेडियो पर मैसेज मिलता है जिसमें डोनाल्ड बताता है कि कूपर ने जो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर बनाए थे वह गड़बड़ी कर रही हैं। कूपर वापस अपने घर की ओर आ जाता है जहां आकर वह देखता है कि उसके ट्रैक्टर उसके घर के इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी चुंबक के इर्द गिर्द लोहा इकट्ठा हो जाता है। पहले तो कूपर को यह लगता है कि उसका घर किसी मैग्नेटिक पत्थर पर बना हुआ है। कूपर जब अपने घर के अंदर आता है तो उसे मर्फ के कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। मर्फ के कमरे का दरवाजा खोलकर देखने पर वह देखता है कि अलमारी से कुछ किताबें गिरी हुई हैं। तो मर्फ उसे कहती है कि आपके कहने के मुताबिक मैंने इन किताबों के गिरने के पैटर्न को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है ताकि मैं इसे मोर्स कोड में डिकोड कर सकूं इन केस अगर यह भूत हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। कूपर फिर से भूत वाली बात को सुनकर मर्फ को कहता है उसे नहीं लगता कि उसकी अलमारी उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। कुछ भी समझ न आने पर कूपर किसी तरह अपने ट्रैक्टरों को दोबारा ठीक करके उन्हें काम पर लगा देता है। डोनाल्ड से बात करते हुए कूपर कहता है कि उसे सारे नेविगेशन सिस्टम रीसेट करने पड़े। ऐसा भी नहीं है कि घर किसी मैग्नेटिक चट्टान पर बना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह बात उन्हें बहुत पहले ही पता चल जाती। इसके बाद डोनाल्ड कूपर से स्कूल की मीटिंग में हुए बवाल के बारे में पूछता है। कूपर कहता है ऐसा लगता है हम लोग भूल चुके हैं कि हम क्या थे। हम खोजी थे, हम रास्ता बनाने वाले थे, हम देखभाल करने वाले नहीं थे। हम आसमान की ओर देखते थे और सितारों में अपनी जगह तलाशते थे, पर अब हम जमीन में अपनी जगह तलाशते हैं और धूल की फिक्र करते हैं। दूसरे दिन कूपर अपने बच्चों को बेसबॉल का मैच दिखाने ले जाता है, जहां मैच के बीच में ही धूल का तूफान आ जाने के बाद मैच को रोक दिया जाता है। अब कूपर अपने बच्चों और डोनाल्ड के साथ घर पहुंचता है और बच्चों से पूछता है कि क्या उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद किए थे। तो मर्फ को याद आता है कि वह खिड़की बंद करना भूल गई थी। कूपर और मर्फ भागकर मर्फ के कमरे में पहुंचते हैं, जहां खिड़की से धूल तेजी से अंदर आ रही थी। कूपर जल्दी से खिड़की को बंद कर देता है। खिड़की बंद हो जाने के बाद धूल आना बंद हो जाती है, पर कमरे में तैर रही धूल में कूपर को एक अजीब नजारा दिखता है। लैंप की रोशनी में कूपर देखता है कि धूल सीधी नीचे न गिरकर एक अजीब पैटर्न जैसी लाइनों में नीचे गिर रही है, जैसे कि कोई बार कोड हो। कूपर मर्फ को दूसरे कमरे में सो जाने के लिए कहता है और खुद रात भर जागकर उस पैटर्न की जांच करने लगता है। सुबह मर्फ कूपर के पास अपने कमरे में वापस आती है तो कूपर उसे बताता है कि यह कोई भूत नहीं बल्कि यह ग्रेविटी है जो मर्फ के कमरे में अजीब तरह से बिहेव कर रही है। इसी कारण ज्यादा ग्रेविटी की वजह से फर्श पर धूल के बारकोड जैसे पैटर्न बन गए थे। कूपर एक सिक्का उन पैटर्न की ओर उछालता है। सिक्का अजीब तरह से खाली जगह पर ना गिरकर धूल के उभार के ऊपर गिरता है। काफी सोचने के बाद कूपर को यह पता चलता है कि यह बारकोड दरअसल में बाइनरी कोड है, जिसको कूपर डिकोड करता है और उसे एक जगह के कोऑर्डिनेट मिलते हैं। कोऑर्डिनेट्स को नक्शे पर मार्क करके कूपर उस जगह पर जाने का फैसला लेता है। इस पर मर्फ भी उसके साथ चलने के लिए जिद करती है, पर कूपर उसे समझाते हुए कहता है कि यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह अकेले जाने का फैसला लेता है। घर से थोड़ी दूर जाने पर कूपर जैसे ही गाड़ी में पड़े कंबल को हटाता है तो उसे वहाँ मर्फ छिपी हुई मिलती है। इसके बाद कूपर उसे भी साथ ले जाने के लिए मान जाता है। देन शाम होने पर दोनों कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन पर पहुँचते हैं, जो पहाड़ों में एक अबेंडेंड मिलिट्री साइट लगती है। कूपर जैसे ही उस जगह में एंटर करने के लिए उसकी जाली की दीवार को काटने के लिए
आगे बढ़ता है कि अचानक एक तेज रोशनी कूपर को तेज करके बेहोश कर देती है। कूपर की आंख खुलने पर वह खुद को एक सीक्रेट फैसिलिटी में पाता है, जहां उसे बेहोश करने वाला मिलिट्री रोबोट टार्स उससे पूछता है कि उसे इस जगह के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले। इससे कूपर और टार्स में बहस हो जाती है और इसी मोमेंट पर वहां एक औरत आती है जो अपना नाम एमिलिया ब्रांड बताती है। वह कूपर को अपने साथ लेकर जाती है, जहां कूपर उससे पूछता है कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ क्या किया। देन कूपर उससे कहता है, अगर तुम मुझे मेरी बेटी लौटा दो तो हम लोग जैसे वहां आए थे वैसे ही वहां से वापस चले जाएंगे। इस पर एमिलिया उसे एक रूम में ले आती है जहां बहुत से लोग कूपर का वेट कर रहे होते हैं। कूपर को इस रूम में उसकी बेटी मर्फ मिलती है और साथ ही कूपर को उसके नासा के दिनों के प्रोफेसर ब्रांड भी मिलते हैं, जो कभी नासा में कूपर के साथ काम किया करते थे। देन कूपर को वहां बैठे लोग पूछते हैं कि उसे इस जगह का पता कैसे चला। पहले तो कूपर झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर ब्रांड के इंसिस्ट करने पर वह सिर्फ इतना बताता है कि उसे इस जगह के बारे में एक ऐसी अजीब घटना के जरिए पता लगा जो कि सुपरनैचुरल तो नहीं थी पर पूरी तरह से साइंटिफिक भी नहीं थी। कूपर आगे कुछ बताने से हिचकिचा ही रहा होता है कि मर्फ कह देती है ग्रेविटी के जरिए। अब कूपर आगे बढ़ने से पहले श्योरिटी मांगता है कि अगर वह उन दोनों को जिंदा जाने देंगे तो वह सब कुछ बताने के लिए रेडी है। इस पर प्रोफेसर ब्रांड और वहां बैठे लोग हंसने लग जाते हैं और कूपर को पता चलता है कि यह सीक्रेट लोकेशन नासा की एक साइट है, वही नासा जिसके लिए कभी कूपर काम किया करता था। देन कूपर पूछता है कि गवर्नमेंट ने तो नासा को बंद कर दिया था जब नासा ने भूखे लोगों पर बम गिराने से मना कर दिया था। प्रोफेसर ब्रांड उसे बताते हैं कि इसके बाद जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि लोगों को मारकर भूखमरी से निकलने का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट सीक्रेटली नासा को वापस ले आई, क्योंकि अब गवर्नमेंट ओपनली स्पेस प्रोग्राम पर पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसके बाद प्रोफेसर ब्रांड कूपर को एक लैब में ले आते हैं जहां वे कूपर को बताते हैं कि बाकी फसलों की तरह ब्लाइट जल्दी ही कॉर्न की फसल को भी खत्म कर देगी। यहाँ पर कूपर कहता है, हम इंसान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे प्रोफेसर, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। प्रोफेसर ब्रांड उसे बताते हैं कि भुखमरी अब हमारा मेन कंसर्न नहीं बल्कि ब्लाइट है। हवा में 80% नाइट्रोजन है जिसे इंसान सांस लेने के टाइम यूज नहीं करते, पर ब्लाइट इसी नाइट्रोजन से बढ़ती है और प्लांट लाइफ को खत्म कर देती है, और जैसे जैसे यह बढ़ेगी यह धरती के सारे प्लांट्स को खत्म कर देगी, जिससे ऑक्सीजन में भारी गिरावट आएगी और लोग दम घुटने से मरने लगेंगे और कूपर की बेटी की पीढ़ी इस दुनिया में जीने वाली आखिरी इंसानी पीढ़ी होगी। इस पर कूपर पूछता है, तो आपके पास धरती को बचाने का क्या प्लान है? डॉक्टर ब्रांड उसे बताते हैं कि हम धरती को नहीं बचा सकते, हमें इसे छोड़कर जाना होगा, और वह कूपर को रेंजर जहाज दिखाते हैं जिन्हें कूपर कभी उड़ाया करता था, और बताते हैं कि यह ऑर्बिट में घूम रहे उनके लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने वाले स्पेसशिप एंड्योरेंस का हिस्सा है। देन डॉक्टर ब्रांड उसे बताते हैं कि हमने 10 साल पहले नई जगह ढूंढने के लिए मिशन भेजा था। यहाँ पर कूपर हैरानी से पूछता है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में तो ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं जिस पर लाइफ पॉसिबल हो, और हमसे सबसे नजदीकी सोलर सिस्टम भी इतनी दूर है कि वहाँ पहुँचने पर मिशन को हजारों साल लग जाएंगे, फिर आपने मिशन को भेजा कहाँ? अब डॉक्टर ब्रांड कूपर के आगे एक शर्त रखते हैं कि मैं तुम्हें आगे की बात तब तक नहीं बता सकता जब तक तुम इस मिशन के पायलट बनने के लिए तैयार ना हो जाओ। हमें एक ट्रेन पायलट चाहिए और तुम इन्हीं मिशनों के लिए ट्रेन किए गए थे। यहाँ पर कूपर डॉक्टर ब्रांड से पूछता है उसे कितने टाइम के लिए जाना होगा। डॉक्टर ब्रांड कहते हैं उन्हें अंदाजा नहीं, शायद इसमें सालों लग जाएं। कूपर को मिशन के बारे में ब्रीफ किया जाता है जहाँ उसे बताया जाता है कि 50 साल पहले उन्हें ग्रेविटेशनल गड़बड़ियां देखने को मिलने लगी, और एक तो शायद कूपर ने भी एक्सपीरियंस की थी जब रेंजर क्रैश हुआ था। इन्हीं एनोमलीज में उन्हें सबसे अजीब और जरूरी एनोमली देखने को मिली सैटर्न प्लेनेट के रिंग्स के पास, जो था स्पेस और टाइम में बदलाव। तस्वीर देखकर कूपर हैरानी से पूछता है कि क्या ये वर्म होल है, और कूपर के चौंकने का कारण भी जायज होता है क्योंकि वर्म होल नेचुरली नहीं बनते। दरअसल थ्योरी के अनुसार वर्म होल स्पेस में बन सकने वाली एक ऐसी कंडीशन होती है जहां दो लंबे डिस्टेंस के पॉइंट्स को स्पेस और टाइम को मोड़कर एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया जाता है। कूपर पूछता है, तो इस वर्म होल को यहाँ पर रखा किसने? यहाँ एमिलिया कहती है, हम नहीं जानते। प्रोफेसर ब्रांड उसे बताते हैं कि यह वर्म होल उन्हें किसी दूसरी गैलेक्सी में ले जाता है। यहाँ पर कूपर को बताया जाता है कि उन्हें मिले शुरुआती डेटा के अनुसार ऐसी 12 जगहें थी जिन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। कूपर पूछता है कि क्या तुमने इसमें प्रोब्स को भेजा था? यहाँ पर डॉक्टर ब्रांड उसे बताते हैं, हमने सिर्फ प्रोब्स ही नहीं, हमने इसमें इंसानों को भी भेजा था 10 साल पहले लेजरस मिशन में, और इसमें 12 साइंटिस्ट की टीम को 12 डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करना था, और अगर उन्हें यह प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट करने की कंडीशन में मिलते तो ये साइंटिस्ट वहाँ से सिग्नल भेजकर खुद को हाइबरनेशन पॉड में डालकर एक लंबी नींद पर चले जाते और खुद के रेस्क्यू होने
का वेट करते। कूपर पूछता है और अगर उन्हें लाइफ सपोर्ट करने वाले प्लेनेट ना मिलते तो डॉयल बताता है। फिर उनकी बहादुरी उनके काम आती और वे मौत को गले लगा लेते। यहाँ पर डॉयल उसे बताता है कि हमें वर्म होल के जरिए एक सिस्टम से लगातार सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पर कूपर पूछता है चलो मान भी लिया जाए कि अगर आपको कोई प्लेनेट लाइफ सपोर्ट करने की कंडीशन में मिल भी जाता है तब भी आप धरती के सारे लोगों को वहाँ कैसे लेकर जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड उसे अपने प्लान ए और बी के बारे में बताते हैं। प्लान ए में वह कूपर को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाते हैं जो दरअसल में एक सेंट्रीफ्यूगल स्पेस स्टेशन होता है। कूपर पूछता है लेकिन आप इतनी बड़ी बिल्डिंग को स्पेस में पहुंचाओगे कैसे। यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि जब हमें पहली बार ग्रेविटी में गड़बड़ी देखने को मिलने लगी तब हमें पता चला कि हम ग्रेविटी को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद से ही उन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया। कूपर कहता है लेकिन अभी तक आपने उसे सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पर एमिलिया बताती है इसके लिए हमने एक बैकअप प्लान बनाया था, प्लान बी, जिसके तहत वे पहले मिशन में ही 5000 ह्यूमन एम्ब्रियोस को उन लाइफ सपोर्ट कर पाने वाले प्लैनेट्स पर लेकर जाएंगे जहाँ 30 साल में ही वे 100 लोगों वाली एक इंसानी कॉलोनी होगी। यहाँ पर कूपर पूछता है लेकिन धरती पर बचे हुए लोगों का क्या तुम उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे। यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड उसे अपना काम दिखाते हुए कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम इस मिशन से लौट कर आओगे मैं ग्रेविटेशनल थ्योरी को सॉल्व कर लूंगा। यहाँ कूपर तो प्रोफेसर की बात से कन्विंस हो जाता है पर मर्फ अपने डैड को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पर वह कूपर को अपनी डायरी दिखाते हुए कहती है कि उसने किताबों के गिरने के पैटर्न को समझकर एक मैसेज को डिकोड कर लिया था और यह मैसेज था स्टे। कूपर यहाँ जानता था कि उसे ह्यूमन रेस को बचाने के लिए की जा रही एक लास्ट कोशिश में एक जिम्मेदारी मिली है, इसलिए वह मर्फ को एक घड़ी देते हुए कहता है कि मैं मिशन पूरा करके जल्द ही वापस आऊंगा और हो सकता है जब मैं मिशन के दौरान हाइपर स्लीप में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा हूँ या किसी ब्लैक होल के नजदीक होऊंगा तब हम दोनों के लिए टाइम अलग अलग स्पीड में चलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं वापस आऊं तो हम दोनों की एज एक ही जितनी हो। यानी कूपर यहाँ मर्फ को टाइम डायलेशन के बारे में समझा रहा होता है। अब जिन लोगों को टाइम डायलेशन का लॉ नहीं पता तो उन्हें बता दूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो या किसी एक्सट्रीम मास वाले ऑब्जेक्ट जैसे कि किसी स्टार या ब्लैक होल के बिल्कुल पास हो तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन अर्थ पर रह रहे लोगों का टाइम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। यहाँ मर्फ गुस्से में उसकी दी हुई घड़ी को उठाकर फेंक देती है जिससे वह घड़ी बंद हो जाती है और मर्फ अपना मुंह फेरकर कूपर से नाराज हो जाती है। कूपर दुखी दिल से उठकर कमरे से बाहर जाने लगता है कि तभी अलमारी से एक किताब और नीचे गिरती है पर कूपर इसे नजरअंदाज कर अपने मिशन पर निकल जाता है। अगले सीन में हमें रेंजर लॉन्च दिखाया जाता है जो कूपर की टीम को अर्थ से बाहर लेकर जा रहा है। कूपर की टीम में एमिलिया, डॉयल, रोमली और टार्स शामिल हैं। कूपर की टीम अब अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाती है जहां वे एंड्योरेंस शिप से डॉक करते हैं। यहाँ पर उन्हें पहले से मौजूद दूसरा रोबोट केस मिलता है और टीम अपने अगले 2 साल के सफर के लिए हाइबरनेशन स्लीप में जाने की तैयारी करती है। स्लीप में जाने से पहले एमिलिया कूपर को उन 3 प्लैनेट्स के बारे में बताती है जहां से उन्हें डाटा मिल रहा है। पहला सिग्नल डॉक्टर मिलर के प्लैनेट से आ रहा है जो एक बायोलॉजी की साइंटिस्ट थी। दूसरा सिग्नल एडमंड वुल्फ के प्लैनेट से आ रहा है और तीसरा डॉक्टर मैन के प्लैनेट से जो इन 11 साइंटिस्ट को लीड कर रहे थे। कूपर पूछता है कि इनमें से किसी की फैमिली थी क्या, तो एमिलिया ने बताती है कि मेरे पिता ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जो बिना किसी फैमिली के थे ताकि वे लोग बिना सोचे समझे ह्यूमन रेस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। इन्हीं बातों के दौरान कूपर को एहसास होता है कि एमिलिया एडमंड वुल्फ से प्यार करती है। अब टीम हाइपर स्लीप में चली जाती है और 2 साल के बाद वे सैटर्न प्लेनेट के करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ टीम हाइपर स्लीप से बाहर आती है और बाहर आने के बाद कूपर की टीम वर्म होल को देखती है। कूपर यहाँ पर वर्म होल को स्फीयर शेप में देखकर कंफ्यूज हो जाता है और रोमिली से कहता है कि यह तो किसी छेद जैसा नहीं दिखता। यहाँ रोमिली कहता है कि हमें वर्म होल की जितनी भी रिप्रेजेंटेशन साइंस में देखने को मिलती हैं वह इसके काम करने के तरीके को समझाती हैं। यहाँ पर रोमिली एक कागज पर 2 पॉइंट्स को लगा उस पेज के दोनों पॉइंट्स को पेज मोड़कर एक दूसरे के करीब ला देता है और उन पॉइंट से एक पेंसिल को गुजारता है। रोमिली कहता है कि इसी कॉन्सेप्ट को 2D तस्वीर में दिखाने के लिए छेद को एक सर्कल में बनाते हैं और एक सर्कल 3D में हमेशा एक स्फीयर होता है। नाउ कूपर की टीम धीरे धीरे इस वर्म होल में एंटर करते हैं
जिससे टीम को बहुत अजीब से सीन देखने को मिलते हैं, जैसे वे लाखों स्टार्स और हजारों गैलेक्सीज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ एमिलिया को अपने सिर के ऊपर स्पेस टाइम में एक हाथ जैसी शेप दिखती है, जिसे एमिलिया पकड़कर कहती है फर्स्ट हैंडशेक। नाउ हम देखते हैं कि वर्म होल से बाहर आने के बाद एंड्योरेंस शिप अब किसी अननोन गैलेक्सी में पहुंच चुका है, जहां टीम को उन 3 प्लैनेट्स का लेटेस्ट डाटा देखने को मिलता है, जहां वुल्फ को छोड़कर बाकी 2 साइंटिस्ट डॉक्टर मैन और मिलर के प्लैनेट से लगातार डाटा आ रहा है। पर यहाँ पर टीम को एक दिक्कत सामने आती है। दरअसल में उनकी पोजीशन से सबसे करीब उन्हें मिलर का प्लैनेट पड़ रहा होता है, पर यह प्लैनेट एक ब्लैक होल के ऑर्बिट में होता है। वह प्लैनेट एक ऐसे एज में होता है जहाँ से वह ब्लैक होल में तो नहीं गिरता, पर ब्लैक होल के जरिए पैदा हो रहे टाइम डायलेशन के इफेक्ट के जोन में है। और रोमली के कैलकुलेशन के हिसाब से इस प्लैनेट पर बिताया हर 1 घंटा अर्थ पर बिताए 7 साल के बराबर होगा। पहले तो कूपर यहाँ जाने से इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बाकी के 2 प्लैनेट ब्लैक होल के दूसरी तरफ हैं, जहाँ जाने में उन्हें कुछ और महीने लगने वाले हैं, इसीलिए रिसोर्स बचाने की प्रायोरिटी को समझते हुए कूपर मिलर के प्लैनेट पर उतरने को रेडी हो जाता है, पर इस कंडीशन पर कि टीम जल्दी से मिलर को लेकर एंड्योरेंस पर वापस आ जाएगी, जिससे धरती पर कम से कम टाइम बीते। अब कूपर टार्स और रोमिली को एंड्योरेंस में छोड़कर एमिलिया, डोयल और केस के साथ मिलर के प्लैनेट पर उतरने के लिए निकलता है। और यहाँ पर कूपर की टीम पहली बार ब्लैक होल को देखती है। यहाँ रोमिली उसे बताता है कि ग्रेविटेशनल थ्योरी सॉल्व करने के लिए जितने भी जवाब हैं वे इस ब्लैक होल में मौजूद हैं, पर इसमें जाना इतना खतरनाक है कि अगर इसमें लाइट भी गई तो वह भी एस्केप नहीं कर सकती। अब जिनको ब्लैक होल के बारे में नहीं पता तो उन्हें बता दूं कि ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा अननोन रीजन होता है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी इसके अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाती। यह ब्लैक होल किसी सुपरमैसिव स्टार के मरने के बाद बनते हैं, जब वह अपने ही कोर की ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाता है। इसके आमतौर पर 3 जोन होते हैं। पहला सिंगुलैरिटी यानी ब्लैक होल का सेंटर, जिसे कभी कोई नहीं देख सकता, ड्यू टू लाइट भी इससे बाहर नहीं आती बाउंस बैक होकर। सेकंड जोन है इवेंट होराइजन, वह बाउंड्री जहां से आगे जाने के बाद तुम कुछ भी कर लो वापस नहीं आओगे और इस ब्लैक होल में गिरने लगोगे। थर्ड है एसेंट्रिक डिस्क, यह ब्लैक होल के चारों ओर मैटर और हॉट गैसेस से बनी हुई ग्लोइंग रिंग होती है। नाउ कहानी में वापस आते हैं तो कूपर तेजी से मिलर के प्लेनेट पर लैंड करता है, जहां टीम देखती है कि उनके चारों ओर पानी है। अब रेंजर के लैंड होते ही कूपर की टीम मिलर को ढूंढने लग जाती है और टीम को मिलर का कोई अता पता नहीं दिखता। टीम बीकन सिग्नल के जरिए मिलर के शिप की लोकेशन को खोजती है, लेकिन वहां सिर्फ शिप का मलबा ही मिलता है। यहाँ एमिलिया बाकी का मलबा ढूंढने के लिए पहाड़ियों की ओर भागने लगती है, जिसे देखकर कूपर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह कोई पहाड़ नहीं बल्कि ब्लैक होल के इमेंस पुल से पैदा हुई हजारों मीटर ऊंची पानी की लहर होती है। कूपर टीम को जल्दी से शिप में वापस आने के लिए कहता है, पर एमिलिया इस वार्निंग को इग्नोर कर बाकी के मलबे से डाटा रिकॉर्डर खोजने लग जाती है, जिसकी कोशिश में वे मलबे में फंस जाती है। अब केस उसे किसी तरह से बचाकर शिप पर पहुंचता है, पर दरवाजे पर खड़े डॉयल को लहर का पहला हिस्सा भागकर ले जाता है, जिससे डॉयल की मौत हो जाती है। कूपर किसी तरह से शिप का एयरलॉक बंद करता है, लेकिन पानी की हजारों मीटर ऊंची लहर रेंजर को ऐसे उठाकर फेंकती है जैसे पानी के ऊपर कोई पत्ता हो। शिप के होलो और एरोडायनेमिक्स होने की वजह से किसी तरह से शिप बच जाता है, पर रेंजर को स्टार्ट करने के दौरान कूपर को पता चलता है कि रेंजर के इंजन में पानी भर गया है और अब कूपर, केस और एमिलिया उसी ग्रह पर फंस चुके हैं, जहां पर टीम को कुछ मिनट ही लगने चाहिए थे। अब उन्हें 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लगने वाला है, क्योंकि रेंजर के इंजन से पानी ड्रेन होने में लगभग 1 घंटा लगने वाला था। कूपर एमिलिया पर वार्निंग को सुनकर शिप पर वापस न आने के लिए भड़कता है और पूछता है कि मिलर का क्या हुआ। एमिलिया उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि मिलर उतरने के ठीक बाद किसी लहर का शिकार बन गई होगी। इस पर कूपर पूछता है, लेकिन इतने सालों से उसके शिप का मलबा अभी भी सुरक्षित कैसे है। एमिलिया यहाँ बताती है कि भले ही हमारे लिए 10 साल बीते हों, पर टाइम डायलेशन की वजह से मिलर इस प्लेनेट पर कुछ घंटे पहले ही लैंड की होगी और कुछ मिनट पहले ही वह मरी होगी। यहाँ कूपर को रियलाइज होता है कि उसने कितना कीमती समय खो दिया, तो वह ब्रांड को काफी उल्टा सीधा बोलता है। इतने में केस कूपर को बताता है कि एक दूसरी लहर तेजी से उनकी ओर आ रही है। कूपर पानी सूखने की वेटिंग छोड़कर केबिन की ऑक्सीजन को इंजन में फ्लश करता है और इंजन स्टार्ट करता है और टीम बहुत मुश्किल से उस लहर से बचकर उस प्लेनेट से निकल जाती है। एंड्योरेंस पर वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि अर्थ पर 23 साल बीत चुके हैं। यह सुन कूपर का दिल बैठ जाता है और वह इन 23 सालों से इकट्ठा हुए वीडियो मैसेज देख इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उसका बेटा टॉम बड़ा हो चुका है और उसकी शादी हो चुकी है और मर्फ डॉक्टर ब्रांड के साथ काम कर रही है। टॉम के पहले बच्चे
बच्चे और डोनाल्ड की मौत हो चुकी है और अब टॉम को भी लगने लग गया है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। एट द एंड उसे मर्फ का एक मैसेज मिलता है जो अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी कूपर से नाराज है और वे कूपर को बताती है कि आज उसका जन्मदिन है और वे आज उस एज की हो चुकी है जिस एज में कूपर उसे छोड़कर गया था और उसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वह वापस आएगा वे दोनों एक ही एज के हो चुके होंगे। नाउ इस मोमेंट पर कूपर और मर्फ दोनों इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ कूपर डिसाइड करता है कि वह अपना मिशन जल्दी से खत्म करेगा और अपने बच्चों के पास वापस चला जाएगा। अब टीम अगले प्लेनेट पर जाने के लिए बात करती है जहाँ एमिलिया जोर देकर कहती है कि उन्हें एडमंड के प्लेनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से ही उन्हें ज्यादा प्रॉमिसिंग सिग्नल आ रहे थे। पर कूपर के इस बात का खुलासा करने पर कि एमिलिया एडमंड से प्यार करती थी और मेयरली इमोशंस की वजह से ये बात कर रही है, रोमिली और कूपर डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाने के लिए वोट कर देते हैं। यहाँ दूसरी ओर अर्थ पर दिखाया जाता है कि जवान मर्फ अपने भाई से मिलने जाती है जहाँ उसका भाई उसे बताता है कि ब्लाइट की वजह से अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं और उसने अपनी आधी से ज्यादा फसल खो दी है। यहाँ पर मर्फ को पता चलता है कि टॉम के बेटे और उसकी वाइफ को धूल की वजह से खांसी की बहुत बुरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यहाँ मर्फ नासा में वापस लौटती है जहाँ वे डॉक्टर ब्रैंड से मिलती हैं जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर ब्रैंड मर्फ को एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करते हैं कि उसने जब कूपर को इस मिशन पर भेजा था तो उन्हें पता था कि कूपर के वापस आने तक अर्थ पर कुछ नहीं बचेगा और प्लान ए सिर्फ एक झूठ था ताकि कूपर और दूसरे लोग प्लान बी यानी इंसानी रेस को बचाने के लिए काम करते रहें। यहाँ मर्फ कूपर की टीम को एक वीडियो मैसेज भेजती है जिसमें वह बताती है कि प्रोफेसर ब्रैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे और वे ब्रैंड और कूपर से पूछती है कि क्या उन्हें पता था कि प्लान ए झूठ था और वे उन्हें यहाँ क्यों मरने के लिए छोड़ गए। वह यह मैसेज एंड्योरेंस पर भेज देती है पर उससे पहले कूपर की टीम डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाने के लिए निकल चुकी होती है। टीम डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर पहुंचती है जो एक बेहद ठंडा प्लेनेट है और टीम हाइबरनेशन में सो रहे डॉक्टर मैन को जगाती है। डॉक्टर मैन उन्हें बताते हैं कि यह प्लेनेट लाइफ सपोर्ट कर सकता है पर इसकी निचली सरफेस पर जहाँ पर मैन ने पिछले सालों में काफी सारी मशीनों को उतारा था और उन मशीनों से उसे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक्स मौजूद हैं। टीम के लिए यह गुड न्यूज होती है और कूपर एमिलिया को हैब सेट करने के लिए कहता है। डॉक्टर मैन से उसके रोबोट किप के बारे में पूछे जाने पर मैन बताता है कि इसमें खराबी आ गई थी और मैंने इसे बंद करके इसके पावर सोर्स को दूसरे कामों में लगा दिया। यहाँ पर केस एंड्योरेंस से टीम को मर्फ का मैसेज सेंड करता है जहाँ टीम को इस झूठ का पता चलता है कि प्लान ए कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला था। एमिलिया यहाँ कूपर को सफाई देते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरे पिता ने 40 साल इस थ्योरी को सॉल्व करने में लगा दिए थे। यहाँ पर मैन रिवील करता है कि डॉक्टर ब्रैंड ने वह थ्योरी उसके आने से पहले ही सॉल्व कर ली थी पर वे उस थ्योरी को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके लिए उन्हें जो डाटा चाहिए वे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में ही मिल सकता है क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ से लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती तो वे सिंगुलैरिटी का डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते। अब कूपर इमोशनल होकर डिसाइड करता है कि एक बार एमिलिया इस प्लेनेट पर अपना हैब सेट कर ले और कूपर निचली सरफेस पर उतरने के लिए सेफ जगह तलाश ले तो वे वहाँ से वापस अपने बच्चों के पास अर्थ पर चला जाएगा। कूपर के घर जाने की बात सुनकर रोमिली उसे सलाह देता है कि अगर तुम घर जा ही रहे हो तो तुम जाते जाते टार्स को उस ब्लैक होल में छोड़ देना ताकि प्रोफेसर ब्रैंड की थ्योरी के लिए जरूरी क्वांटम डाटा मिल सके। यहाँ पर रोमिली टार्स के आगे के सफर के लिए किप को एक्सेस कर उसके कुछ पार्ट डॉक्टर मैन से मांगता है जिस पर डॉक्टर मैन पहले तो हेजिटेट करता है लेकिन बाद में रेडी हो जाता है और वह खुद कूपर के साथ निचली सरफेस पर उतरने के लिए लैंडिंग साइट ढूंढने चला जाता है। कूपर और मैन कैंप से दूर जैसे ही नीचे उतरने वाली लैंडिंग साइट पर पहुंचते हैं डॉक्टर मैन कूपर के हेलमेट में लगा रेडियो निकालकर फेंक देता है और कूपर को धक्का देकर खाई में गिराने की कोशिश करता है पर कूपर किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। डॉक्टर मैन कूपर पर हमला करते हुए उससे कहता है कि वह जिस दिन नीचे उतरा था उसे उसी दिन रियलाइज हो गया था कि यह प्लेनेट लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता पर जिंदा रहने की चाह ने उसे वह बटन दबाने के लिए मजबूर कर दिया जिसे दबाकर उसे पता था कि कोई न कोई उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। वह कूपर को मारकर खुद प्लान बी वाले मिशन को जारी रखना चाहता था ताकि वह कूपर के वापसी के लिए रिजर्व फ्यूल को यूज करके एडमंड के प्लेनेट तक पहुंच जाए। उसकी यह बात सुन कूपर गुस्से में उसे कहता है कि तुम कितने बड़े कायर हो पर डॉक्टर मैन अपनी इस कायरता के एक्शन को एक्ट ऑफ सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की चाह बताता है। इसी लड़ाई में डॉक्टर मैन कूपर के हेलमेट को ब्रीच कर देता है जिससे कूपर के सूट की ऑक्सीजन लीक होने लग जाती है। कूपर अपने दोनों हाथों से हेलमेट का क्रैक रोकने की कोशिश करता
करता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन बिना रेडियो उसे मैन के अलावा कोई नहीं सुनता। दरअसल में डॉक्टर मैन इस प्लेनेट पर लंबे समय तक अकेले रहने और इस प्लेनेट पर अकेले मरने की फीलिंग से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था और डॉक्टर मैन जानता था कि उसके फेक डाटा के बारे में टीम को जल्दी ही पता चल जाएगा कि उसका यह ग्रह लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता और अर्थ के लोग भी जान जाएंगे कि वह झूठ बोल रहा था। इसलिए वह कूपर की मौत को एक्सीडेंट बताकर खुद किसी तरह उस प्लेनेट से निकलना चाहता था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मर्फ फार्म पर टॉम के बेटे और वाइफ का चेकअप करवाने के लिए अपने एक डॉक्टर फ्रेंड गैटी को वहां लाती है, जिसके बारे में टॉम को पता चलता है तो वह मर्फ और गैटी पर भड़क जाता है, जिससे मर्फ गैटी को लेकर गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर दूसरी ओर मैन के प्लेनेट पर मैन के दूर जाते ही कूपर किसी तरह अपना रेडियो खोज लेता है और टीम को हेल्प के लिए कम्युनिकेट करता है। कूपर की हेल्प करने के लिए एमिलिया और केस लैंडर लेकर निकल जाते हैं, जबकि टार्स किप के डाटा को खोलने की कोशिश करता है, पर इसमें लगा ह्यूमन फिंगर लॉक उसे रोक देता है। एमिलिया और केस किसी तरह से कूपर को बचाते हैं, जहां कूपर उन्हें मैन की सच्चाई बताकर रोमिली को वार्न करने का ट्राई करता है। उधर रोमिली जैसे ही फिंगरप्रिंट से डाटा ओपन करता है तो मैन के हैब में धमाका हो जाता है, जिससे रोमिली की मौत हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर मैन कूपर के रेंजर को लेकर एंड्योरेंस की ओर निकल जाता है। हैब में हुए धमाके से रोमिली की तो मौत हो जाती है, लेकिन टार्स इस हमले में बच जाता है, जिसे रेस्क्यू कर टीम मैन के पीछे लग जाती है और मैन एंड्योरेंस को अपने कब्जे में लेने के मोटिव से शिप में डॉक करने की कोशिश करता है, पर आते समय केस ने उसका एयरलॉक डिसेबल कर दिया था, जिससे डॉकिंग फेल हो जाती है। इस पर डॉक्टर मैन मैनुअली डॉक करने की कोशिश करता है, पर रेंजर के एयर प्रेशर की वजह से रेंजर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डॉक्टर मैन की वहीं मौत हो जाती है। अब ब्लास्ट के कारण एंड्योरेंस तेजी से घूमना शुरू कर डॉक्टर मैन के प्लेनेट के ऑर्बिट में नीचे की ओर गिरने लगता है, जिसे बचाने के लिए कूपर अपने लैंडर के रोटेशन को उसके बराबर कर उसमें डॉक करता है और इंजन चालू कर किसी तरह से मैन के प्लेनेट के ऑर्बिट से बाहर निकलता है। इस दौरान एंड्योरेंस का बहुत सारा फ्यूल यूज हो जाता है। कूपर और उसकी टीम एंड्योरेंस पर लौटकर देखती है कि ब्लास्ट की वजह से एंड्योरेंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उनका नेविगेशन हब भी खत्म हो चुका है। खुशकिस्मती से उनका एम्ब्रियोस वाला हिस्सा अभी भी सेफ था। अब कूपर की टीम के सामने एक मुसीबत और आ जाती है, जब टीम को पता चलता है कि एंड्योरेंस अब ब्लैक होल के ऑर्बिट में आ गया है और नीचे की ओर गिर रहा है। यहाँ पर कूपर जानता था कि ब्लैक होल के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए उनके पास एनफ फ्यूल नहीं है, इसलिए कूपर यहाँ पर प्लान बनाता है कि वे शिप को तेजी से ब्लैक होल की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ वे एंड्योरेंस, सेकंड रेंजर और लैंडर के इंजन को चालू कर देगा, जिससे शिप को एक स्लिंगशॉट पुश मिल जाएगा ताकि वे एडमंड के प्लेनेट तक पहुंच सकें। पर इस प्लान में एक दिक्कत थी। कूपर यहाँ जानता था कि शिप का नेविगेशन हब ब्लास्ट हो जाने के बाद वह सेकंड रेंजर और लैंडर को रिमोटली बूस्टर की तरह यूज नहीं कर सकता, इसलिए वह प्लान बनाता है कि वह सेकंड रेंजर को खुद ऑपरेट करेगा, जबकि टार्स लैंडर को और केस मेन शिप एंड्योरेंस को। ब्लैक होल के एसेंट्रिक डिस्क के पास ऑर्बिट में एंटर करते ही कूपर इन तीनों इंजन्स को चालू कर देगा और टार्स अपने आप को डिटैच कर लेगा और ब्लैक होल में चला जाएगा, जिससे वह सिंगुलैरिटी का क्वांटम डाटा सेंड कर सके। यहाँ एमिलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर टार्स उसे बताता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक वेट शेड होने पर उन्हें एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा और ह्यूमैनिटी के लिए ब्लैक होल में गिरकर वह अपना मकसद पूरा करेगा, जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है। अब शिप तेजी से ब्लैक होल में गिरने लगती है और कूपर ठीक टाइम पर रेंजर, लैंडर और एंड्योरेंस के इंजन को चालू कर देता है। टार्स के लैंडर का फ्यूल बर्न होने पर वेट शेड करने के लिए टार्स खुद को डिटैच कर लेता है और टीम को गुड बाय कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके यह कुछ घंटे का सफर उन्हें अर्थ के टाइम से 50 साल आगे ले जाएगा। अब कूपर भी अपने रेंजर को डिटैच करने का सीक्वेंस शुरू कर देता है, जिससे एमिलिया हैरान होकर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन कूपर एक्स्ट्रा वेट शेड करके मेक श्योर करना चाहता था कि एमिलिया सेफली ब्लैक होल से बचकर निकल जाए और एमिलिया के पास जिंदा रहने के लिए इनफ रिसोर्सेस रहें। कूपर यहाँ एमिलिया को गुड बाय कहकर ब्लैक होल में गिरने लग जाता है, जहाँ उसे इमेंस ग्रेविटी और अजीब से पार्टिकल की बम्बार्डमेंट देखने को मिलती है और इस इमेंस ग्रेविटी के चलते कूपर बेहोश हो जाता है। उधर दूसरी ओर अर्थ पर मर्फ निराश होकर घर से थोड़ी दूर ही जाती है, लेकिन वहाँ वे अपने फ्रेंड गैटी को मेंशन करती है कि ना जाने क्यों उसे ऐसा लगता है कि उनकी मुसीबतों का हल हमेशा से उसके बेडरूम में मौजूद है। अब मर्फ टॉम के बेटे और वाइफ को वहाँ से निकालने का प्लान बनाती है, जहाँ वे टॉम की कॉर्न में आग लगाकर टॉम को डिस्ट्रैक्ट कर उन्हें बचाने के लिए वापस घर पर आ जाती है। अब वह टॉम की वाइफ और उसके बेटे को अपना सामान पैक करने को बोल अपने कमरे में पहुँचती है, जहाँ पर उसे उसके बचपन के सामान का एक बॉक्स मिलता है, जिसमें मर्फ
को वह लैंडर का टूटा हुआ मॉडल भी मिलता है। उधर कूपर को भी होश आ जाता है और इजेक्शन की वार्निंग आने के बाद कूपर खुद को रेंजर से इजेक्ट कर लेता है। इजेक्ट होने के बाद कूपर देखता है कि वह किसी अजीब तरह के गोल स्ट्रक्चर की ओर गिरता जा रहा है। यहाँ कूपर को एहसास होता है कि वह उस स्ट्रक्चर से इम्पैक्ट करने वाला है, पर स्ट्रेंजली वह स्ट्रक्चर से ना टकराकर उसके अंदर की ओर गिरने लगता है और उसे स्ट्रक्चर में लाइनों की बनी हुई टनल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जहाँ कूपर बहुत मुश्किल से खुद को रोक पाता है। रुकने के बाद कूपर देखता है कि इस स्ट्रक्चर में कहीं कहीं उसे अजीब से स्ट्रक्चर किसी किताब की अलमारी जैसे लग रहे हैं और कूपर इस स्ट्रक्चर की दीवारों को पुश करता है, जिससे एक जगह पुश करने पर उसे लाइन में रिपल जैसे इफेक्ट दिखते हैं। नाउ कूपर उस अलमारी जैसी जगह पर पहुंच गैप से देखने की कोशिश करता है, जहां उसे थोड़े से गैप से ये पता चलता है कि जैसे उस अलमारी के स्ट्रक्चर की दूसरी ओर कोई रूम हो। नाउ कूपर क्लियर देखने के लिए कुछ किताबों को पंच करता है, जहां किताबें दूसरी तरफ गिर जाती हैं और उसे दूसरी तरफ मर्फ का बेडरूम दिखता है, जहां पर छोटी मर्फ अपने बाल बना रही होती है। यहाँ मर्फ पलटकर अलमारी की ओर देखती है और एक पल के लिए हमें ऐसा एहसास होता है कि वह भी कूपर को देख सकती है, पर अब हमें पास्ट में मर्फ के प्रोस्पेक्टिव से दिखाया जाता है कि मर्फ की अलमारी से कुछ किताबों के साथ लैंडर का मॉडल भी गिर गया है। मर्फ आगे बढ़ती है और लैंडर के टूटे हुए मॉडल को उठा लेती है। एज ऑफ नाउ हमें पता चलता है कि पास्ट वाली मर्फ कूपर को ना तो देख पा रही होती है और ना ही सुन पा रही होती है, और यह लैंडर का मॉडल वही मॉडल है जिसे मूवी की शुरुआत में मर्फ ने खाने की मेज पर दिखाया था। यहाँ पर कूपर जोर जोर से मर्फ को आवाज लगाकर पुकारता है, पर मर्फ कमरे से बाहर चली जाती है। नाउ कूपर पलटकर देखता है तो उसे मर्फ के कमरे का एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलता है और इसमें मर्फ लैंडर को उठा रही होती है और अभी भी इसी कमरे में होती है, और इसके बाद वह पहले की सीन की तरह कमरे से बाहर चली जाती है। अब यहाँ हमें रियलाइज होता है कि यह स्ट्रक्चर में बहुत से लेवल हैं और हर लेवल एक प्रोस्पेक्टिव है जो मर्फ के कमरे के टाइम को फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो का हर एक फ्रेम, बस कूपर की है फ्रेम 3D में होते हैं। यहाँ पर कूपर को एक मोमेंट दिखता है जहाँ पर नासा से लौटने के बाद मर्फ कूपर से नाराज हो गई थी। कूपर मर्फ को खुद के पास्ट को मिशन पर ना जाने देने और रुकने के लिए स्टे के मोर्स पैटर्न में किताबों को गिरा देता है, जिससे छोटी मर्फ नोटबुक में डिकोड करने लग जाती है। अब कूपर थोड़ी दूर जाने पर उस मोमेंट पर पहुंचता है जहां कूपर मिशन पर जाने से पहले मर्फ को मिलने आया था, पर मर्फ के रिपीटेडली रिक्वेस्ट करने के बाद भी वह कमरे से बाहर जाने लगता है, जिससे कूपर रोते हुए मर्फ को उसके पास्ट को रोकने के लिए चिल्लाता है और जोर से किताबों को एक पंच मारता है, जिससे एक किताब अलमारी से नीचे गिर जाती है, जिससे पास्ट वाला कूपर देखकर भी इग्नोर कर मिशन पर चला जाता है। उधर एडल्ट मर्फ भी अपने बचपन को याद करती है कि किस तरह उसकी अलमारी से किताबें और मॉडल नीचे गिरते थे और किताबों का गिरना उसे मोर्स कोड में स्टे का मैसेज दे रहा था। मर्फ को यहाँ एहसास होता है कि यह उसके पिता ही थे जो ग्रेविटी के मीडियम से उसे वार्न कर रहे थे। उधर फ्यूचर वाले कूपर को टार्स का रेडियो कम्युनिकेशन आता है, जहाँ टार्स उसे बताता है कि वह भी बच गया था और अब वे उन जीवों के बनाए हुए 5th डायमेंशन में है, और ये जीव जो कोई भी हैं, इन्होंने 5 डायमेंशनल स्पेस को 3 डायमेंशनल स्पेस में बनाया है ताकि हम लोग इसे समझ पाएं, जहाँ टाइम खुद एक फिजिकल डायमेंशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर एक ग्रेविटी ही ऐसी फोर्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कूपर एग्री करता है कि हाँ, ग्रेविटी ही हर डायमेंशन को पार कर सकने वाली अकेली फोर्स है। नाउ कूपर टार्स से क्वांटम डाटा के बारे में पूछता है। टार्स उसे बताता है कि हाँ, उसे क्वांटम डाटा मिल चुका है। कूपर यहाँ पर डाटा को पास्ट वाली छोटी मर्फ तक भेजने के बारे में कहता है, जिससे टार्स उसे समझाता है कि पास्ट वाली छोटी मर्फ उस डाटा को कभी समझ नहीं पाएगी, प्लस वे लोग पास्ट को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यूनिवर्स हमें अलाउ नहीं करता। नाउ कूपर रियलाइज कर कहता है कि हाँ, वे लोग हमें नहीं लाए, हम खुद को यहाँ लाए हैं, और वह टार्स को नासा फैसिलिटी के कोऑर्डिनेट्स लेकर उस मोमेंट पर जाता है जहाँ बेसबॉल मैच के बाद मर्फ के कमरे में धूल आ रही थी। कूपर कोऑर्डिनेट्स को बाइनरी डाटा में चेंज कर अपने हाथों से ग्रेविटी को अलग अलग लाइनों में पुश करके पैटर्न बनाता है। कूपर अपने पास्ट को मर्फ के कमरे में देख पाता है, जहाँ कूपर को पहली बार मर्फ के कमरे में ग्रेविटी देखने को मिली थी। कूपर यहाँ टार्स को बताता है कि उन लोगों ने मुझे नहीं, मेरी बेटी को चुना था दुनिया बचाने के लिए, और उन्होंने मेरी बेटी के बेडरूम के हर एक मूवमेंट को एक फिजिकल फॉर्म में बदल दिया है, क्योंकि वे लोग टाइम में एक स्पेसिफिक जगह नहीं ढूंढ सकते थे ताकि वे मर्फ से कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं मर्फ से कम्युनिकेट कर पाऊँ, क्योंकि अकेला मैं ही उस पल को ढूंढ सकता हूँ। टार्स पूछता है पर किस तरह? कूपर उसे कहता है प्यार के जरिए। जैसा कि सफर में एमिलिया ने बताया था कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और यह प्यार की फीलिंग ही हमें असली रास्ता दिखाती है। अब कूपर को वह पल दिखता है जिसमें छोटी मर्फ अपने फादर की दी हुई घड़ी को अलमारी
अलमारी के शेल्फ में संभाल कर रख रही है। कूपर को एहसास होता है कि यह घड़ी ही वह जरिया बन सकती है जिससे वह मर्फ से कम्युनिकेट कर सकता है, और कूपर इसके सेकंड वाली सुई में क्वांटम डाटा कोड करने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि कूपर को यकीन था कि उसकी बेटी उससे जितनी भी नाराज हो जाए उसकी दी हुई घड़ी को फ्यूचर में एक बार जरूर देखेगी। कूपर अब टार्स को क्वांटम डाटा को मोर्स कोड में कन्वर्ट कर उसे देने को कहता है। उधर अर्थ पर टॉम के खेत की आग बुझ चुकी होती है और गैटी मर्फ को वार्न करता है कि टॉम किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अब एडल्ट मर्फ अपने फादर की दी हुई घड़ी को शेल्फ से उठाकर कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है कि उसे घड़ी के सेकंड वाली सुई हिलती हुई दिखती है, जिसे देखकर मर्फ भागती हुई अपने भाई के पास आती है और वह अपने भाई को हक करके बताती है कि वह डैड ही थे और वही हमें बचाएंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि मर्फ क्वांटम डाटा को डिकोड करके बाकी बचे हुए इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेती है। उधर टार्स कूपर को बताता है कि लगता है काम बन गया, क्योंकि यह लोग इस जगह को बंद करते जा रहे हैं। कूपर उसे कहता है कि यह जीव कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है। टार्स कहता है लेकिन हम 3D डायमेंशन के आगे कुछ नहीं बना सकते। यहाँ पर कूपर उसे कहता है अभी नहीं, पर फ्यूचर की ह्यूमन सिविलाइजेशन जो 3 डायमेंशन से आगे के डायमेंशन को कंट्रोल कर पाएगी, वे लोग अपने एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व को बचाने के लिए यह बनाएंगे। अब कूपर देखता है कि यह जगह पूरी तरह से सिमटती जा रही है और एक तेज रोशनी में कूपर को वर्म होल दिखता है जहां वे एंड्योरेंस शिप में बैठे हुए क्रू को देख सकता है। कूपर आगे की ओर हाथ बढ़ाता है और एमिलिया उसे छूती है और यह वही मोमेंट होता है जहां एमिलिया फर्स्ट हैंडशेक करती है। अगले सीन में हमें स्पेस में फ्लोट करते हुए कूपर को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका है और वह सैटर्न प्लेनेट के ऑर्बिट में है जिसकी तरफ कोई शिप तेजी से आ रहा है। होश में आने पर कूपर खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहां डॉक्टर उसे मजाक में कहता है कि आराम से उठिए सर, आप फिलहाल 124 साल के हैं। कूपर को खिड़की के बाहर से चिड़ियों की आवाज और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कूपर उठकर देखता है तो वह पाता है कि वह बहुत बड़े से स्पेस स्टेशन में है जहां हरी भरी घास, पेड़ पौधे और खेल के मैदान हैं। कूपर के पूछने पर डॉक्टर बताता है कि इस वक्त वह कूपर स्टेशन में है जो फिलहाल सैटर्न प्लेनेट के ऑर्बिट में है और यहीं के रेंजर्स ने उन्हें सैटर्न के ऑर्बिट में ढूंढ लिया ठीक उनकी ऑक्सीजन खत्म होने से पहले। कूपर कहता है कि उन्होंने मेरे नाम पर स्टेशन का नाम रख दिया। डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि कूपर स्टेशन आपके नाम पर नहीं, आपकी बेटी मर्फी कूपर के नाम पर है। और यहाँ कूपर को पता चलता है कि उसकी बेटी मर्फ उसे मिलने के लिए दूसरे स्पेस स्टेशन से वहाँ पहुँचने वाली है। कूपर को उस स्टेशन का टूर करवाते हुए गाइड बताता है कि वहाँ अब कूपर के बारे में किताबों में पढ़ाया जाता है और कूपर के घर को एक मक्के के फार्म में हूबहू वैसा बना दिया है जैसा उनका पुराना घर था। अब कूपर को वहाँ टार्स मिलता है जिसका पावर सोर्स खराब होने के बाद बंद करके उसे उस घर में रख दिया गया था। कूपर टार्स के पावर सोर्स को बदल उसे फिर से चालू करता है। यहाँ पर कूपर को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है जहाँ मर्फ एक लंबा सफर करके वहाँ पहुंची है। कूपर रूम में एंटर करते ही देखता है कि काफी सारे एडल्ट्स और बच्चे एक बूढ़ी औरत के बेड के पास खड़े हैं और हमें पता चलता है कि यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि कूपर की बेटी मर्फ है। यह बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जहाँ कूपर और मर्फ एक दूसरे से मिलते हैं। मर्फ कहती है कि मुझे हमेशा से पता था कि आप जरूर आओगे, पर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। कूपर मर्फ से कहता है अब मैं तुम्हारे पास हूँ। यहाँ मर्फ कहती है नहीं, किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे के आखिरी पल नहीं देखने चाहिए और अब उसके पास उसकी पूरी फैमिली है। अब आप एमिलिया के पास जाओ जो एक अनजान दुनिया में अकेली है और शायद वह लंबी नींद पर जाने की तैयारी कर रही हो। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कूपर और टार्स एक रेंजर में बैठ एमिलिया के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया ने सेफली एडमंड के प्लेनेट पर लैंड कर लिया होता है और हम देख पाते हैं कि एडमंड के हैब पर लैंडस्लाइड होने की वजह से एडमंड अब जिंदा नहीं है। यहाँ एमिलिया अपना हेलमेट उतार एक लंबी सांस लेती है विच इंडिकेट्स कि इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन है और एमिलिया ने वहाँ पर अपनी हैब सेट कर ली है। इसी के साथ इंटरस्टेलर मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए। इंटरस्टेलर को अपने बेहतरीन विजुअल, स्टोरी और साउंड ट्रैक के लिए ऑस्कर भी मिला था। मूवी का कुल बजट $165 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $773 मिलियन की। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।